गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार, लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो वीडियो बनाएंगे ये 5th सेमेस्टर सिविल पे है, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए हैं, ठीक है। आप लोग कुछ और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, बुक से आप मिले बुक से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल करिए। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कारण कि यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारा पूछता है और इसके कंडीशंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं और इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं मेरा क्या है नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा, ये नेक्स्ट टॉपिक आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है, कोर और कर्नल ऑफ सेक्शन। तो कोर और कर्नल ऑफ सेक्शन कहने का मतलब आपका हुआ क्या? कोर और कर्नल कहने का मतलब होता है कि किसी भी सेक्शन का, आइदर दैट सेक्शन में भी और सर्कुलर सेक्शन, स्क्वायर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन, कोई भी सेक्शन हो, ठीक है। सेक्शन के किस पोजीशन पे, क्रॉस सेक्शंस पे, सेक्शन के क्रॉस सेक्शंस पे किस लोकेशन पे आपको लोड को प्लेस किया जाए, लोड को रखा जाए, जिसके कारण आपका उस एंटायर सेक्शन में आपका किसी तरह का कोई टेंशन आपका डेवलप नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब सीधी सी बात कहने का ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक कोई सर्कुलर कॉलम है, ठीक है। सर्कुलर कॉलम के क्रॉस सेक्शंस के ऊपर, क्रॉस सेक्शंस के किस पोजीशन के ऊपर, किस लोकेशन पे आपको लोड रखा जाए और उस लोड रखने के कारण ये जो मेरा कॉलम है, इस एंटायर कॉलम में किसी भी तरह का बेंडिंग एक्शन डेवलप नहीं हो, ठीक है। तो उस एरिया को, उस रीजन को हम लोग बोलेंगे कि वो आपका क्या है, कोर, या उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो जो सेक्शन होगा वो उस पर्टिकुलर सेक्शन का आपका क्या होगा, कर्नल होगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, मैं इसको क्लियर करूँगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपका सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन है, ये आपका क्रॉस सेक्शन, ये आपका कॉलम है, ठीक है। और ये दिस इज़ द डायमीटर। तो आपका इतना सारा इसका एरिया है, तो इस एरिया पे किस लोकेशन पे आपके लोड को रखा जाए, किस लोकेशन पे हम लोड को रखें कि लोड रखने के बाद ये जो एंटायर जो मेरा कॉलम है, इस कॉलम में आपका टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं हो, या कह सकते हो कि बेंडिंग भी डेवलप नहीं हो। तो बेसिकली हम लोग लेके चलेंगे कि आपका टेंशन डेवलप नहीं होना चाहिए, कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं होना चाहिए, मतलब कि टेंशन नहीं होगा, नो टेंशन कंडीशन, है ना। तो उस तरह के एरिया को, उस तरह के रीजन को हम लोग बोलेंगे कि वो रीजन आपका क्या है, वो रीजन आपका कहलाएगा नो टेंशन कंडीशन कहलाएगा। मतलब सीधी सी बात हो गई कि लोड को आपको उस पोर्शन पे रखना है, उस जगह पे लोकेट करके रखना है कि आपके इंटायर मेंबर में किसी तरह का कोई टेंसाइल स्ट्रेस या कोई टेंशन आपका डेवलप नहीं होगा। उस तरह के सेक्शन को बउआ हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, कोर है, या उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, कर्नल ऑफ द सेक्शन है। जैसे मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, डेफिनेशन में आपको एक बार पढ़ के समझा देता हूँ। तो कहता है द एरिया विद इन विच रिजल्टेंट ऑफ लोड्स, ठीक है, मतलब टोटल लोड का इफेक्ट, रिजल्टेंट ऑफ लोड कहने का मतलब टोटल लोड का इफेक्ट मे बी प्लेस्ड या मे बी अप्लाइड सो एज टू एवॉइड टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब कि आपको टेंसाइल स्ट्रेस वहाँ पे डेवलप नहीं करेगा। कहने का मतलब यहाँ पे हो गया कि आपका नो टेंशन जोन होना चाहिए, नो टेंशन कंडीशन होना चाहिए। तो इज कॉल्ड कोर और कर्नल ऑफ द सेक्शन। तो उस एरिया को, उस सेक्शन को, उस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग बोलेंगे कि वो आपका क्या है, कोर या कर्नल है। इसका दूसरा भी आपका डेफिनेशन है, कहता है क्या है कि द सेंट्रली लोकेटेड portion of the section within which the load must act as so as to produce only compressive stress। मतलब यहाँ पे कहने का हुआ कि सिर्फ आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस, यहाँ पे आपने लोड को लगाया, कहीं भी आप लोड को लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन पे कहीं भी आप लोड को लगा रहे हैं तो लोड आपका सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप करेगा, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कोई रीज़न है, ठीक है, ये मैंने कोई सिलेक्शन किया, ये मेरा रीज़न है और यहाँ पे मैंने इस पोर्शन पे लोड को लगाया। तो सिर्फ ये लोड का नेचर कैसा होना चाहिए, कंप्रेसिव नेचर का होना चाहिए, टेंसाइल टाइप का लोड आपका नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लोड लगा दिए, तो लोड लगने के बाद यहाँ पे सिर्फ इस लोड के कारण आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप कर गया। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप कर गया तो यहाँ पे बात ये हो गई
कि अगर हम कोर और कर्नल ऑफ सेक्शन पे बात करेंगे तो कोर और कर्नल ऑफ सेक्शन में सिर्फ आपका सिर्फ कंप्रेसिव लोड ही एप्लीकेबल होगा, टेंसाइल लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर टेंसाइल लोड आ जाएगा तो उस सेक्शन में जो है आपका बेंडिंग एक्शन डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ से वो जो कॉलम है वो जगह को, उस पोर्शन को वहाँ से क्या कर जाएगा, छोड़ देगा और वहाँ से वो निकलना शुरू कर देगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो सिर्फ आपका लोड यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंप्रेसिव टाइप का लोड होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया कि क्या अगर आप कोर और कर्नल ऑफ सेक्शन की बात करते हैं तो कोर और कर्नल ऑफ सेक्शन में किस तरह का लोड आपका एप्लीकेबल होता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका कंप्रेसिव लोड एप्लीकेबल होगा। तो अब यहाँ पे बात आती है कि आखिर कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया तो होगा ना कि जिस एरिया पे हम लोग लोड को रखें। जैसे हम अगर बात करें कि ये आपका पूरा इंटायर क्रॉस सेक्शन है, तो इंटायर क्रॉस सेक्शन पे तो हम एरिया को नहीं रख सकते, पूरे लोड को हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो आखिर कौन ऐसा सेक्शन होगा, कौन ऐसा जगह होगा जहाँ पे हम लोड को रखें जिसके कारण इसमें नो टेंशन कंडीशन डेवलप करे। तो नो टेंशन कंडीशन के लिए मैंने आपको कंडीशन बताया है कि जो एसेंट्रिसिटी होता है वो लेस दैन इक्वल टू Z/A होता है। तो उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग आगे की तरफ जो आपका डिफरेंट सेक्शन होगा, सर्कुलर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, तो हम एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे और उस कैलकुलेशन के दरमियान हम लोग उसको देखेंगे कि हाँ इतना दूरी पे, इतना एरिया पे आपको लोड को रखना है, इतना एसेंट्रिक लोड को रखना है ताकि आपका जो हो नो टेंशन डेवलप करे, नो टेंशन जोन होगा वो। तो मैं इसमें फिर आगे कर दूं, ठीक है। मैंने आपको बोला कि द सेंट्रली लोकेटेड पोर्शन ऑफ द सेक्शन विद इन विच द लोड मस्ट एक्ट सो एज टू प्रोड्यूस ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेस इज कॉल्ड क्या, कोर और कर्नल ऑफ द सेक्शन। तो ये 2-3 तरीके से डिफाइन हो गया। कहने का मतलब हो गया कि जहाँ पे आपका टेंशन नहीं होगा, नो टेंशन कंडीशन है, वो भी आपका कोर और कर्नल ऑफ सेक्शन है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि कॉलम पे या सेक्शन पे सिर्फ आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस लगना चाहिए, कंप्रेसिव लोड होना चाहिए, टेंसाइल लोड नहीं होना चाहिए, तो भी आपका क्या है, वो आपका कोर और कर्नल ऑफ सेक्शन है। या कहने का ये भी मतलब हो गया कि जो एरिया में आपका नो टेंशन जोन होगा, नो टेंशन कंडीशन होगा, उसको जो सेटिस्फाई करेगा तो वो भी आपका क्या है, कोर और कर्नल ऑफ द सेक्शन होगा। तो ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन आप सिंपल दिमाग में रखेंगे, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है इसका कि जिस रीजन में आपका नो टेंशन कंडीशन होगा, मतलब कि टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं करेगा, वही रीजन जो होता है वो आपको क्या कहलाता है, कोर और कर्नल ऑफ द सेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो आखिर ये कोर और कर्नल ऑफ सेक्शन हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये कोर और कर्नल ऑफ सेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम एक छोटा सा आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि कैसे इसमें डिफरेंट सेक्शंस के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ थोड़ा बात को आप समझेंगे। मेरे जो पहला टॉपिक है कोर ऑफ सर्कुलर सेक्शन, मैं 1-2 बताऊंगा, सब उसी बेसिस पे आपका निकलता चला जाएगा। तो कोर ऑफ सर्कुलर सेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए, ये आपके सामने एक सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन आपका सर्कुलर है। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। बात को समझेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपको पता है कि कोर और कर्नल ऑफ सेक्शन में जो कंडीशन होता है वो नो टेंशन जोन होता है। तो नो टेंशन कंडीशन के लिए तो मैंने आपको बताया है कि नो टेंशन कंडीशन के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो नो टेंशन कंडीशन में आपको पता है, एज वी नो दैट फॉर नो टेंशन कंडीशन, नो टेंशन कंडीशन में आपको पता है क्या, कि जो E होगा, दिस एसेंट्रिसिटी मस्ट बी लेस दैन इक्वल टू Z/A, ठीक है। ये एसेंट्रिसिटी का वैल्यू आपका लेस दैन इक्वल टू क्या होना चाहिए, Z/A होना चाहिए। अब इसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि आखिर एसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या होगा जब आपका सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो ये अगर हम बात करें तो हम लोग बाबू इसमें जो कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता है कि जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे E का, तो E के वैल्यू के लिए पहले मुझे चाहिए क्या, Z का वैल्यू, ठीक है। तो Z सिंस Z इज इक्वल टू होता है I/Y, ठीक है। तो सर्कुलर सेक्शन के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सर्कुलर सेक्शन के लिए होता है, ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक्सिस में सिमिलर होता है, और ये होता है π/64 d⁴,
है ना। और ये y है, तो y कहने का मतलब आपका ये, अगर मान लेते हैं ये पूरा इसका डायमीटर है, तो y कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा, ये पूरा आपका ये d/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ये दोनों सेक्शन में ये IXX और IYY सिमिलर होता है, तो जो सेक्शन मॉडुलस होगा ZXX बराबर ZYY, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं IXX बाई वाई एक्स एक्सिस के लिए, और ये IYY बाई वाई एक्सिस के लिए, है ना। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो π/64 D⁴ बाई D/2 हो जाएगा, है ना। तो आगे हम लोग अगर इसमें मूव करें, तो आगे मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, देखेंगे इसको आप लोग। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा ध्यान देंगे, ये हो जाएगा ZXX बराबर ZYY दैट मस्ट बी इक्वल टू π/32 D⁴, ठीक है। कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अब आपको पता करना है एरिया, तो एरिया आपका क्या होता है सर्कल के लिए, क्रॉस सेक्शन एरिया π/4। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है एरिया, ये निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। एरिया वगैरह निकाल के हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर हम एसेंट्रिसिटी का बात करें, ठीक है, तो ये आपका जो वैल्यू निकल के आया, इस वैल्यू को थोड़ा हम लोग लिख लें, तो ये ZXX इज इक्वल टू ZYY इज इक्वल टू, ये हो जाएगा π/32 D⁴ हो जाएगा, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है सर्कुलर सेक्शन के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका सर्कुलर सेक्शन के लिए दोनों एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, दोनों एक्सिस पे आपका इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर हम लिखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस बाबू, और दैट मस्ट बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस, दैट मस्ट बी इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये कितना है Z/A है। तो ये आपका एक्स एक्सिस की तरफ होगा, और ये आपका इक्वल होता है जो y एक्सिस है उसके बराबर भी होता है। ZXX बराबर ZYY, A बराबर A, और जो एसेंट्रिसिटी x की तरफ होगा वही एसेंट्रिसिटी आपका कहाँ होगा, y की तरफ होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, E। तो E के लिए पहले तो हम लोग एरिया की बात कर लें, तो सिंस एरिया आपका कितना हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा π/4 D⁴, सॉरी D², है ना। तो हम लोग इक्वेशन 1 से चलेंगे, वो इक्वेशन 1 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप देख लें कि इक्वेशन 1 आपका क्या है, तो E लेस दैन इक्वल टू क्या है, Z/A है। तो हम लोग दोनों एक्सिस की तरफ लिखे, एक्स एक्सिस बराबर वाई एक्सिस लेस दैन इक्वल टू Z/A। तो Z का वैल्यू आपका कितना निकल के आया है, π/32 DQ/π/4 D²। तो EX बराबर EY दैट मस्ट बी लेस दैन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा D/8। कैलकुलेट करके देखेंगे, ये D/8 आएगा। तो एसेंट्रिसिटी आपका एक्स एक्सिस की तरफ और एसेंट्रिसिटी आपका वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है, दोनों तरफ आपका क्या होगा, दोनों तरफ आपका इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो हम लोग इसको इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे आइए, एक्स एक्सिस, ठीक है, तो एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ से अगर वैल्यू हम प्लॉट करें, तो ये अलोंग एक्स एक्सिस, ये भी अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा EY, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, और ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक हम रीजन बना देंगे, यहाँ से एक पॉइंट लेके एक हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे। इस पॉइंट से लेते हुए इधर से D/8, इधर से D/8, इधर से D/8, इधर से D/8, और यहाँ से एक हम राउंड सेक्शन बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे, ठीक है। और इस सर्कल के अंदर ये आपका क्या हो गया, ये नो टेंशन जोन हो गया। इस सर्कल के अंदर जो भी लोड आएगा, ठीक है,
उस लोड के कारण इसमें किसी तरह का कोई टेंशन डेवलप नहीं करेगा। कहने का मतलब कि ये सर्कल पे या इस रीजन के अंदर, इस रीजन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर या लाइन के अंदर लोड अगर आप रखेंगे तो लोड रखने के बाद इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपका जो है वो टेंशन डेवलप नहीं करेगा। अगर ये लोड इस सेक्शन से बाहर निकल जाए, इस रीजन से बाहर आ जाएगा, तब आपका उस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या डेवलप कर जाएगा बाबू, तब उस पर्टिकुलर सेक्शन में आपका टेंशन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा हमको लोड को कहाँ लोकेट करना है, लोड को हमको इसके ऊपर या इस सेक्शन के इस रीजन के अंदर ही हमको सिचुएट करके रखना है, इसके बाहर हमको सिचुएट करके नहीं रखना है। तो ये जो रीजन कहलाया, ठीक है, इस रीजन को हम लोग बोलेंगे वो क्या है, वो आपका कोर और कर्नल ऑफ किसका है, वो आपका सर्कुलर सेक्शन का है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक है मेरा आपका मिडिल 1/3 रूल। तो मिडिल 1/3 रूल जस्ट आपका रिलेटेड है कोर और कर्नल ऑफ सेक्शन से ही। ठीक है, जो बेसिकली आपका अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा किसी भी कॉलम का तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा। तो डेफिनेशन से थोड़ा क्लियर करें कि ये कहता क्या है कि फॉर नो टेंशन कंडीशन के लिए द लोड मस्ट लाई मिडिल थर्ड, मतलब कहने का हुआ कि 1/3। ठीक है, दैट में भी आइदर लेंथ का 1/3 या डेप्थ का 1/3 सेक्शन में, लेंथ का 1/3 एरिया और डेप्थ का 1/3 एरिया में अगर लोड को उस रीजन के अंदर रखा जाए, जैसे आपका लेंथ है तो इसका L/3 और जो डेप्थ है इसका D/3, इस एरिया के बाद इस एरिया में अंदर जो आपका निकल के आएगा, इस जोन में अगर लोड को हम लोग रखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिडिल 1/3 रूल बोलते हैं। मिडिल 1/3 रूल बोलेंगे तो हम ये और आपको क्लियर होगा। ये कैसे क्लियर होगा, एक छोटा सा एक्सप्रेशन हम लोग डिफाइन करेंगे, छोटा सा एक्सप्रेशन देखेंगे तो उस एक्सप्रेशन के मदद से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहले डेफिनेशन देख लीजिए। ये कहता है क्या, फॉर नो टेंशन कंडीशन द लोड मस्ट लाई मिडिल थर्ड शेडेड एरिया ऑफ इसेंट्रिसिटी। जैसे उधर में निकाले थे आपका Ex बराबर EY जो हमने निकाला था, तो इधर भी आपका हो जाएगा Ex और EY का ही वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो इसेंट्रिसिटी आपका x एक्सिस में और इसेंट्रिसिटी आपका y एक्सिस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो लेंथ का थर्ड पोर्शन और डेप्थ का थर्ड पोर्शन मार्क करके हम एक शेडेड एरिया बनाएंगे और उस एरिया में के अंदर अगर हम जो लोड को प्लेस करेंगे, ठीक है, तो वो तो कोर और कर्नल ऑफ सेक्शन कहलाएगा ही। और जो नियम है, वो जो रूल जिसके अंदर वो हम करेंगे, उस रूल को हम लोग बोलते हैं वो क्या है, मिडिल 1/3 रूल। तो मिडिल 1/3 रूल और आपको क्लियर कर दूंगा मैं जब हम एक्सप्रेशन यहाँ पे निकालेंगे कोर और कर्नल ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन का। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, यहाँ नेक्स्ट टॉपिक पे थोड़ा हम बात करेंगे। देखिएगा, कोर ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हम कोर का वैल्यू निकालेंगे। तो कोर का तो सिंपल सा मतलब आपको क्या हो गया कि कोर का मतलब हो गया कि जहाँ पे आपका नो टेंशन जोन होना चाहिए, नो टेंशन कंडीशन, मतलब कि इसेंट्रिसिटी लेस देन इक्वल टू क्या, Z/A। तो यहाँ पे देखो हम लोग बाबू एक रेक्टेंगुलर सेक्शन पहले प्लॉट करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग एक रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाएंगे और उस रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंदर हम लोग मार्क करेंगे कि कौन सा ऐसा एरिया होगा, कौन सा वैसा पोर्शन होगा जहाँ पे आपका क्या हो जाए, जहाँ पे आपका नो टेंशन कंडीशन हो जाए। तो पहले आप इस बात को समझिएगा, एक रेक्टेंगल पहले हम बनाएंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, धीरे धीरे मैं पढ़ाऊँगा, काफ़ी अच्छे से और काफ़ी आराम से पढ़ते जाइए आप। ठीक है, चलिए, तो ये आपका ये हो गया आपका एक रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल का हम लोग मार्क करेंगे एक्सिस। तो दिस इज़ द एक्सिस ऑफ द रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल का क्या हो गया, ये एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, एंड दिस विल बी द वाई एक्सिस। ओके, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया। और इधर ये जो होगा ये हो जाएगा D, और ये जो होगा ये होगा आपका B। ठीक है, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। ठीक है, तो इस सेंटर पे, इस सेंट्रली पे, इस सेंटर से कितना एसेंट्रिक हमको लोड लेना है, कितना एसेंट्रिक हमको एसेंट्रिसिटी प्रोवाइड करना है कि उस पर्टिकुलर जोन में अगर हम लोड को रखें
तो नो टेंशन कंडीशन डेवलप हो जाए, जैसे सर्कल वाले में, ठीक है, सेंटर से अवे लिए थे एसेंट्रिसिटी ई एक्स और ई वाई का वैल्यू, उसी तरीके से इसमें भी ई एक्स का वैल्यू और ई वाई का वैल्यू लेंगे और एक हम एरिया मार्क करेंगे, उस एरिया के अंदर ही आपको लोड को प्लेस करना है, ठीक है। तो वहीं से आपका निकल के आएगा क्या, मिडिल 1/3 रूल। तो कैसे 1/3 रूल निकल के आएगा देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमको पता है एज वी नो दैट, आप लोग को पता है एज वी नो दैट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है। क्या, तो देखिए आपको मालूम है कि एसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू होता है, एसेंट्रिसिटी का वैल्यू जो होता है लेस देन इक्वल टू क्या होगा, z/a होगा। तो हम लोग एक बार x की तरफ निकालेंगे, तो एक बार हम लोग लिखेंगे ex, ठीक है। तो ex जो होगा ये zxx/a हो जाएगा। तो हमको एक बार x की तरफ जाना होगा और एक बार y की तरफ जाना होगा, तो हम लोग zxx निकाल लेंगे पहले। तो zxx बराबर कितना हो जाएगा, ix(x/y), ठीक है। तो ix(x) हम लोग यहाँ से निकालेंगे, तो ix(x) मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एक्सिस, तो x एक्सिस के अलोंग होता है BDQ/12, BDQ/12। y कहने का मतलब आपका क्या होगा, y कहने का मतलब ये d का हाफ हो जाएगा, ठीक है। y कहने का मतलब मैंने आपको बताया है कि रेफरेंस एक्सिस से मैक्सिमम दूरी जहाँ पे डिफ्लेक्शन आपका होता है, ठीक है, तो वो जहाँ पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग होगा, तो वो y निकालने का तरीका आपको बताया हुआ है। तो ये आपका है, ये x एक्सिस की तरफ हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, तो ये x एक्सिस ये डेप्थ को कट कर रहा है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये आपका d/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा BD²/6, BD²/6, ठीक है। ये आपका ये निकल के आएगा zxx का वैल्यू, ठीक है। ये आपका zxx का वैल्यू मैंने निकाल दिया डायरेक्टली, ठीक है। अब उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे ey, तो ey का वैल्यू निकालेंगे, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, zy/y, ठीक है, zy/a। अब यहाँ से देखो, तो यहाँ से हम लोग z के तरफ मूव करेंगे, तो z के तरफ मूव करेंगे तो हम लोग zy निकालेंगे, तो zy इज इक्वल टू हो जाएगा i y क्या हो जाएगा, i/a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम दोनों वैल्यू पहले निकाल के पुट कर लेंगे, रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा dbq zy/i और ये हो जाएगा y, ठीक है। ये तो कंडीशन है मेरा, ये हो जाएगा y dbq/12 बाई, और ये y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा b/2, तो zy, ठीक है। ये आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा db²/6, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग निकालेंगे वैल्यू, तो इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, एक बार x की तरफ और एक बार y की तरफ। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये क्या है, ex लेस देन इक्वल टू zxx, लिख देते हैं zxx/a, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये इक्वल टू करके लिखे ex लेस देन इक्वल टू zxx का वैल्यू आया है BD²/6 बाई एरिया B/D, है ना। तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा ये आप इसको B से B कट जाएगा, D से D कटेगा, तो ये निकल के आएगा x की तरफ D/6, x की तरफ आपका निकल के आया D/6, ठीक है। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग मूव करेंगे, तो 2 आपका है ey लेस देन इक्वल टू zy/a, तो ey लेस देन इक्वल टू z, ये है आपका z का वैल्यू यहाँ पे निकल के आया है db²/6 और ये हो जाएगा b/d, ओके। तो ey लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा b से b, d से d कटेगा, ये हो जाएगा b/6। तो x की तरफ जो वैल्यू निकल के आया वो आपका आया d/6 और y की तरफ जो वैल्यू निकल के आया वो आया b/6। तो देखो x की तरफ
तो x की तरफ हम वैल्यू को मार्क करते हैं। देखिए ये इतना इधर, इतना इधर, तो ये आपको दे देगा ये EX, और ये फिर से आपका क्या EX, ठीक है। वो EX हो गया, ये आपका EX है, EX, ठीक है। और EX का वैल्यू कितना के बराबर निकल के आया, D/6, तो ये इतना D/6 और इतना D/6, ये इतना D/6 और इतना ये D/6, तो D/6 EX प्लस EX करोगे तो कितना हो जाएगा, D/6 प्लस D/6, यह कितना हो जाएगा D/3, मतलब डेप्थ का थर्ड। उसी प्रकार से अगर हम इस पे थोड़ा मार्क कर ले, इधर से ये और ये, ठीक है, उल्टा एक्सिस को हम लोग मार्क करते हैं, ठीक है, x के लिए y पे, y के लिए x पे। चलो तो फिर यहाँ से ये इधर आया और ये फिर आपका इधर आया, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा ये EY, और ये फिर यहाँ से ये कितना हो जाएगा EY। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये EY और ये भी EY, ये EY, ये EY, तो EY और EY का वैल्यू आपका कितना है B/6, तो यहाँ से यहाँ B/6, यहाँ से यहाँ B/6, यहाँ से यहाँ B/6, यहाँ से यहाँ B/6, तो B/6 प्लस B/6 दोनों जोड़ दीजिए, तो B/6 प्लस B/6 कितना हो जाएगा, तो B/6 प्लस करोगे B/6 करोगे तो ये कितना हो जाएगा B/3। तो यहाँ पे देखो बताया था कि लेंथ का, विड्थ का थर्ड पोर्शन और डेप्थ का थर्ड पोर्शन, तो ये 1/3 आया है ना। तो इसी जोन में अब हम लोग इसको ऐसे पकड़ के मिला देंगे, ठीक है। हम लोग ये पॉइंट से इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे, डायमंड शेप का बनेगा, इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे, इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे और इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट से मिला दिया, तो इस जोन में अगर आप लोड को रखते हैं, ठीक है, तब आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जो कंडीशन मिलेगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आपका नो टेंशन कंडीशन मिलेगा। तो ये देखो ये दोनों जोड़ के 3/D/3 और B/3 आया है, तो D/3 और B/3, तो जो B का थर्ड पोर्शन और D का थर्ड पोर्शन, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया क्या, मिडिल 1/3 रूल। तो हम लोग अगर B का थर्ड पोर्शन ले और D का थर्ड पोर्शन ले, मतलब 1/3 पोर्शन B और D का ले ले, और वो दोनों कैलकुलेट करके जो एरिया हम मार्क करेंगे, जो एरिया हम लोग इंडिकेट करेंगे, लोकेट करेंगे, और उस एरिया के अंदर हम लोड को प्लेस करेंगे, ठीक है, तो उस एरिया में आपका नो टेंशन कंडीशन होगा। और जो नियम से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जो नियम से हम लोग लोड को लोकेट कर रहे हैं, तो वो लोड आपका P/D/3 और B/3 के नियम से कर रहे हैं, तो ये थर्ड पोर्शन से आ रहा है, ठीक है, 1/3 दोनों का, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, मिडिल 1/3 रूल दे दिया गया। तो अब आपको ये पिक्चर क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग जो बात करेंगे, ये आपका खत्म हो गया पूरा का पूरा टॉपिक। अब इसके बाद न्यूमेरिकल पे बात करेंगे, न्यूमेरिकल 2 4 5 करेंगे, 4 5 न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उसके बाद हम लोग चिमनी पे आ जाएंगे और कॉलम पे आ जाएंगे। तो चिमनी और कॉलम आपका बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपका पहला यूनिट अब खत्म होने के कगार पे आ गया है। एक टॉपिक आपका छोटा सा और रह गया, चिमनी और कॉलम, उस पर भी हम डेरिवेशन करेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो ये चीज़ को पहले आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बहुत राइज होता है, और कभी कभी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट डेरिवेशन भी करने के लिए पूछता है। डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से राइज हो जाएगा। मिडिल 1/3 रूल के लिए D/6 और B/6 वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझिए। कहीं कोई डाउट हो, छोटी सी चीज़ों पे अगर आपको कहीं डाउट लगता है, तो आप एकदम फ्री हैं, आप फ़ोन करिए, मैसेज करिए, आप एकदम फ्रीली हमको कांटेक्ट करिए कि सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया है। मैं हर एक चीज़ को धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, और आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। थैंक यू।